वेलकम टू लर्नो हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ICC क्लास 7। टॉपिक हमारा है राइज ऑफ द विजयनगर एंड बाहमनी किंगडम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन। ठीक, इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत जो थी वो किस तरीके से उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसको यहाँ पर जानना जरूरी इसलिए है, देखिए जो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था इसके पहले, उसी का बस एक क्विक रिकैप रहेगा। लेकिन वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री क्या है, हमको लाइन बाय लाइन मिलती है ना, वन बाय वन, कि सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो उसी तरह आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसका कनेक्शन पूरी तरह से इससे है, इसलिए पहले हम जो पिछला है उसका क्विक रिकैप देखेंगे। फिर आता है द विजयनगर किंगडम। नया किंगडम राइज होता है विजयनगर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा जानेंगे कि विजयनगर जो था इसके फाउंडर कौन थे, आर्किटेक्चर वगैरह क्या क्या इसकी खूबियां थी, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानेंगे अचीवमेंट्स ऑफ विजयनगर किंगडम। इसकी अचीवमेंट्स क्या थी ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट आपका है द बाहमनी किंगडम। बाहमनी किंगडम के बारे में देखेंगे, दूसरा जो राइज होने वाला। ठीक है, यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग किंगडम्स जो कि विजयनगर और बाहमनी किंगडम के बारे में हम लोग देखेंगे, उसमें से दूसरा वाला बाहमनी है। ठीक है, नेक्स्ट है अचीवमेंट्स ऑफ द बाहमनी किंगडम। बाहमनी किंगडम जो है उसकी अचीवमेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक भी है। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत जो थी उसके डिसइंटीग्रेशन से। दिल्ली सल्तनत की बात करें हम लोग, तुगलक डायनेस्टी के टाइम में क्या कंडीशन थी, तो बिल्कुल अपने जेनिथ पर थी, शीर्ष पर थी, या कह सकते हैं बहुत ही पावरफुल थी। लेकिन इस जो डायनेस्टी थी इसकी ही कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसने कि इसके डिसइंटीग्रेशन के सीड जो थे वो सौ किए, या फिर कह सकते हैं इसके विनाश के बीज बोए। ठीक है, उसके लिए रास्ता जो था इस डायनेस्टी ने ही बनाया। किस तरीके से वो हम लोग समझेंगे कि क्या ऐसे रीजन थे कि जो अपने जेनिथ पर था जिस डायनेस्टी में, और उसी डायनेस्टी में फिर आगे हम देखते हैं कि वो डायनेस्टी ही इसके अंत का कारण बनती है। चलिए देखते हैं रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सबसे पहला था मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, कुछ उनकी विजनरी जो पॉलिसीज थी, दूरदर्शी योजनाएं वो बनाए थे, लेकिन वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई। ठीक है, जिसकी वजह से वो फेल हो गई, और फेल होने की वजह से ट्रेजरी जो थी, शाही खजाना जो था वो खाली हो गया, साथ ही साथ रिसोर्सेज जो थे, ठीक है, एम्पायर के, वो भी खत्म होने लगे। क्या थी पॉलिसीज? बहुत सारी थी, अगर आपको याद होगा तो सबके बारे में हम लोग बात किए थे। यहाँ पर एक क्विक रिकैप जो है वो देखते चलेंगे। तो एग्रीकल्चर एंड ट्रेड गॉट अ बिग ब्लो। ठीक है, तो इस समय में क्या किया गया, एग्रीकल्चर और देखा जाए कि एग्रीकल्चर और ट्रेड जो था उसने तरह तरह के टैक्स जो थे वो लगा दिए। अगर आपको याद होगा तो दोआब वाला टैक्स, कि वहां पर उसने टैक्स जो था वो बढ़ा दिया। अब उस समय में सूखा पड़ रखा था तो फसल उसकी वजह से पहले ही खराब थी। ठीक है, उस और फिर टैक्स लगने की वजह से लोग जो थे वो उस जगह को छोड़कर भाग गए। ठीक, तो ये रीजन था जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ एग्रीकल्चर और ट्रेड को। द सफरिंग ऑफ द पीपल स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड आउटरीच। क्या था कि जब कैपिटल जो थी वो शिफ्ट की जा रही थी दिल्ली टू दौलताबाद, ठीक है, तो उस समय में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, कि वहां तक गए हैं, फिर उसके बाद 2 सालों बाद वो वापस भी चले आए, तो वहां पर भी जाके बकायदा जमाना, ठीक है, कि जो व्यवस्था है वो करना, कि कैपिटल है तो उसको बकायदा सजाना। ठीक, उसमें बहुत ज्यादा खर्च हुए, आना जाना, कितने सारे लोगों की डेथ हो गई थी, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। लोगों की डेथ हो गई, बीमार हो गए, मेंटली लोग जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। तो ये सारी चीजें जो थी जिसकी वजह से लोग भी परेशान हुए, और ट्रेजरी जो थी, खजाना जो था, इसकी वजह से वो भी खाली हो गया। हैवी लॉस टू द आर्मी एंड डैमेज टू द प्रेस्टीज ऑफ द सुल्तान। तो ये भी हुआ था। कैसे? अगर आपको याद हो, देखिए आर्मी को इधर उधर ले जाना भेजना वो तो था ही, इसके अलावा उसने विश्व विजय का सपना देखा था। जब
था कि हमको अपनी आर्मी जो है वो बाहर भेजनी है अटैक के लिए, तो उस समय उसने 1 ईयर की सैलरी जो थी वो एडवांस में दे दी गई थी। फिर बाद में उसे लगा अरे इतनी दूर भेजना सही नहीं है, फिर उसने क्या किया, हिमालय की तरफ ही चलो अटैक करो। जब वहां की तरफ अपनी सेना को भेजा, वहां से सिर्फ 10 आर्मी जो थी इसकी, 10 लोग जो थे वही वापस आए, बाकी सब जो थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और इससे जो उसकी प्रेस्टीज थी, जो उसकी इमेज थी, उसको एक बड़ा धक्का लगा, क्योंकि अब लोगों को समझ में आने लगा कि ये क्या है, एक सन की तरह का राजा है ना, ये कोई पावरफुल नहीं है, ये सन की है, जिसकी वजह से आगे हम देखते हैं लोग रिवॉल्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। अब पूरे टर्किश एम्पायर में जगह जगह पर रिवॉल्ट होने लगे। ठीक है, किस लिए रिवॉल्ट हो रहे थे कि लोगों को समझ में आ गया कि राजा जो है वो पावरफुल नहीं है, उसकी पकड़ जो है बहुत ज्यादा नहीं, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे जो प्रोविंसेस थी वहां पर वॉयसराय या फिर कह सकते हैं गवर्नर जो थे वो नियुक्त किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे। वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे और उससे कई बड़ी किंगडम्स जो थी वो सामने आई। कौन कौन सी थी? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डेक्कन। ठीक है, पावरफुल किंगडम्स में डेक्कन जो था वो काफी पावरफुल किंगडम वहां देखने को मिलती है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला विजयनगर, दूसरा बहमानी। ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट है राजस्थान, बंगाल, सिंध। ये लोग क्या है, अपने आप को डिक्लेयर भी कर दिए और पावरफुल किंगडम जो थी इसके बाद हमें देखने को मिलती है। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम लोग बात करें तो वो कह सकते हैं कि बहुत ही काइंडनेस थी उनके अंदर। ठीक है, बहुत ही दयालु थे, जो कि कह सकते हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनकी कमजोरी बन गया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक आते हैं और जिनमें की मिलिट्री क्वालिटीज जो थी उसकी कमी थी। क्यों? क्योंकि जो रूलर होता है, ठीक है, उसे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वो इतने दयालु थे कि लोगों को क्षमा कर देते थे, साथ ही साथ जो करप्ट हैं, जो क्रिमिनल हैं, उन्हें भी छोटी पनिशमेंट के साथ वो छोड़ दिया करते थे, जिसकी वजह से लोग जो थे वो उन्हें समझ में आने लगा कि ये बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। तो अब क्या है कि रिवोल्ट जो है जगह जगह वो भी कर सकते हैं और क्रिमिनल जो है, करप्शन जो है, ये सारी चीजें जो थी वो बढ़ने लगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या था कि यही जो इनकी काइंडनेस थी यही इनकी वीकनेस बन गई इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो गई। फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद क्या होता है कि उनके जो सक्सेसर होते हैं वो बहुत ज्यादा योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, इनेप्ट सक्सेसर, अयोग्य रहते हैं। ठीक है, जिनमें आपस में झगड़े भी होते रहते हैं, जिसकी वजह से अब इनकी पकड़ से एक एक करके अलग अलग प्रोविंसेस जो है वो छूटने लगती हैं। अब इनके पास बहुत कम पोर्शन रह जाता है। पहला दिल्ली और उसके आसपास का एरिया, दूसरा पंजाब, बस इतना ही पोर्शन जो है वो इनके पास रह जाता है, जबकि कितना बड़ा इनका एम्पायर था। ठीक है, फाइनल कह सकते हैं यहाँ से फिरोज शाह तुगलक की जो डेथ हुई उसके बाद तो इनको स्पीड मिली थी, लेकिन फाइनल कह सकते हैं इनके डिसइंटीग्रेशन का कारण बना मंगोल इन्वेजन। मंगोल इन्वेजन समय समय पर होते थे, आपको याद होगा। तो जब वो मंगोल इन्वेजन होते थे वो लोग आते थे, लूटते थे और लूट कर चले जाते थे। लेकिन इस बार तैमूर आया, जिसने की क्या किया कि लूटा और जाते समय यहाँ पर खिज्र खां जो था उसे अपॉइंट कर गया। ठीक है, अब गद्दी जो है वो किसके पास आ गई? खिज्र खां के पास आ गई। ठीक है, तैमूर आया जब था, कौन सा टाइम था? 1398 टू 1399 CE वाला टाइम था। ठीक है, तो इस टाइम में तैमूर आया, उसने लूटा, खिज्र खां को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया और यहाँ से सैयद डायनेस्टी जो है वो एक नई डायनेस्टी शुरू होती है, तुगलक वंश का अंत हो जाता है। चलिए, तो कुछ गलतियां थी किसकी? तुगलक रूलर्स की, जिसकी वजह से तुगलक एम्पायर जो है उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगता है और डिसइंटीग्रेशन होने के साथ ही क्या होता है, डेक्कन की तरफ दो नई पावरफुल किंगडम जो है वो इमर्ज होके आती है। पावरफुल के साथ साथ ही इंडिपेंडेंट। ठीक है, दो नई इंडिपेंडेंट और पावरफुल किंगडम, विजयनगर और बहमनी, ये इमर्ज होके आती हैं। ठीक है, अब ऐसे में क्या है कि नॉर्थ की तरफ क्या था, जिधर सल्तनत थी उधर की तरफ क्या था, काफी पॉलिटिकल अनरेस्ट था, उथल पुथल बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अब रूलर बहुत अच्छे नहीं रह गए थे, तो आपस में झगड़े भी थे। दूसरी तरफ साउथ की तरफ ये दो नए किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश हो जाने की वजह से साउथ की तरफ प्रॉस्पेरिटी जो थी वो बनी हुई थी और उसके अलावा स्टेबिलिटी बनी हुई थी, और जो कि लगभग 200 से ज्यादा सालों तक, यानी कि 200 ईयर से ज्यादा समय तक रही। आता है नेक्स्ट टॉपिक, द विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके फाउंडर और इसका समय जानना जरूरी है। ठीक है, तो विजयनगर के फाउंडर थे दो ब्रदर्स। फर्स्ट थे
हरिहरा फर्स्ट एंड सेकेंड थे बुक्का राया फर्स्ट। इनके द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1336 सीई में। ठीक है, कब रखी गई थी? 1336 सीई में। किसके द्वारा? हरिहरा फर्स्ट एंड बुक्का राया फर्स्ट। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं। ये दोनों भाई जो थे बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही स्ट्रांग थे, और जिसकी वजह से इन्होंने एक युद्ध थे जीते और इस तरह से अपने एम्पायर को इन्होंने बढ़ाया। इनका एम्पायर अगर देखा जाए, ठीक है, कई स्टेट्स के साथ इन्होंने लड़ा था। साउथ इंडिया की तरफ अगर देखा जाए, इनका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था? तुंगा भद्रा रिवर, ठीक है, यहाँ से लेके ये केप कॉमोरिन है ना, यहाँ तक का, ये पिंक से आपको शो भी हो रहा है, ये पूरा जो एरिया था वो इनके द्वारा जीता हुआ था, ये इनके अंडर में था। अब यहाँ पर ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन दिख रहा है, ये क्या था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो ये ग्रीन वाला है, ये आपका बाहमनी किंगडम है। ठीक है, तो बाहमनी किंगडम और ये आपका विजयनगर किंगडम, और सेंटर में ये जो है, ये एक दोआब वाला एरिया है जिसके लिए हमेशा फाइट होती रही थी। ठीक है, तो ये किंगडम जो थी बहुत ही स्ट्रांग थी, जो कि लगभग 230 वर्षों तक, यानी कि 230 ईयर्स तक चली। बात करते हैं कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर। ठीक है, विजयनगर के स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे, ग्रेटेस्ट रूलर थे ये। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि इनका टाइम पीरियड क्या था, तो इनका टाइम पीरियड था 1509 टू 1530। ठीक है, कृष्णदेवराया टाइम पीरियड ये से ये था। कौन थे ये विजयनगर के ग्रेटेस्ट रूलर थे। ठीक है, इन्हीं के दरबार में, इसी इनके नाम से ही याद आया कि इन्हीं के दरबार में तेनालीरामन के बहुत सारी बुक्स, उनकी स्टोरीज वगैरह आप पढ़ते रहे हैं, तो वो इन्हीं के दरबार के थे। ठीक है, जो कि काफ़ी बुद्धिमान माने जाते हैं। ठीक, तो विजयनगर एम्पायर इनके टाइम में वहाँ पे जो मिलिट्री पावर थी, ठीक है, तो साउथ इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर जो थी वो किसके पास थी? वो इन्हीं के टाइम पीरियड में थे, क्योंकि ये खुद एक ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल थे। तो जब किसी के अंदर खुद ये क्वालिटी है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो मिलिट्री है वो उसी अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करेगा। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन ट्रेड जो था उसे भी इन्होंने काफ़ी इनकरेज किया, अपनी बाउंड्रीज इन्होंने एक्सटेंड की। कहा जाता है कि जो बाउंड्रीज जीतने की पूरी इन्होंने सीरीज बना ली थी। ठीक है, कि मतलब लगातार एक के बाद एक इन्होंने जीत हासिल की थी। रायचूर दोआब इसी दौरान तरह तरह जीत जो थी वो हासिल कर रहे थे, और इन्होंने रायचूर दोआब जो था उसे भी जीत लिया। पहली चीज़, दोआब क्या होता है? दोआब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि दो रिवर के बीच की जो लैंड होती है काफ़ी फर्टाइल होती है, उसे कहा जाता है दोआब। जैसे एक रिवर ये है, एक रिवर ये है, इन दोनों के बीच की ये जो लैंड है ये दोआब कहलाएगी। तो अब अगर आपको याद होगा, अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये आपका क्या था? विजयनगर किंगडम, ये बाहमनी किंगडम। इसके बीच में मैंने बोला था ना, ये ऑरेंज वाला जो पोर्शन, इसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे। तो ये तुंगा भद्रा रिवर है, ये कृष्णा रिवर है, इसके बीच में आपका दोआब वाला एरिया है। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया था रायचूर दोआब, जिसे कि इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, ठीक, तो रायचूर दोआब जिस पे झगड़े होते थे इनके कब्जे में आ गया। कृष्णदेवराय जो थे, इन्होंने फॉरेन ट्रेड को भी काफ़ी बढ़ावा दिया। अब जाहिर सी बात है कि अपनी कंडीशन अगर स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इन्होंने फॉरेन ट्रेड को काफ़ी बढ़ावा दिया पुर्तगीज़ के साथ। ठीक है, उस समय पुर्तगीज़ जो थे वो यहाँ ट्रेड वगैरह के लिए आते थे, तो उसे इन्होंने बढ़ावा दिया। साथ ही साथ मालाबार कोस्ट, ठीक है, इधर साउथ की तरफ ये मालाबार कोस्ट पर उन्होंने जो पुर्तगीज थे उन्हें अपना ट्रेड सेंटर जो है वो लगाने दिया। क्यों? क्योंकि उससे एक अच्छी खासी कस्टम ड्यूटी जो थी वो इनके पास आ सकती थी, उस पर कस्टम ड्यूटी इन्होंने लगा दी, और इनके पास रेवेन्यू का ये एक अच्छा सोर्स था। इसके अलावा रेवेन्यू एग्रीकल्चर से बहुत अच्छा आता था, इसलिए एग्रीकल्चर की फील्ड में भी इन्होंने बहुत काम किए, जैसे कि डैम्स बनवाना, कैनाल्स बनवाना, इस तरीके के काम किए, जिससे कि इरिगेशन जो है वो अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी और उससे उनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा? इससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, जो कि किसी से भी फाइट करने के लिए या अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं उनकी और क्वालिटीज़ की। तो देखा जाए तो आर्ट और लिटरेचर के ग्रेट पैटर्न थे, यानी कि संरक्षक थे। इसके अलावा वो खुद भी एक तेलुगु पोएट थे, संस्कृत स्कॉलर थे। उन्होंने एक शानदार कोर्ट बना रखा था, कोर्ट जहाँ पर लोग बैठा करते हैं। ठीक है, उनके उस कोर्ट में उन्होंने पोएट एंड साथ ही साथ स्कॉलर्स जो थे उन्हें रखा था और उन्हें इनकरेज करते थे। ठीक है, उन्हें
प्रोत्साहित करते थे। इसके अलावा कृष्णदेव जो थे वो खुद एक ग्रेट बिल्डर थे। उन्होंने कई अच्छी खूबसूरत फेमस बिल्डिंग्स जो थी वो अपने टाइम में बनवाई थी, जैसे कई टेम्पल्स वगैरह हो गए, हवेली एमेंसन्स, ठीक है, वो सारी चीजें इन्होंने बनवाई थी। अगर इनका देखा जाए फेमस और ग्रेटेस्ट, ठीक है, बिल्डिंग्स की बात हम लोग करते हैं तो विट्ठल स्वामी टेम्पल इनके द्वारा बनवाया गया, और उसके अलावा हजारा रामा टेम्पल जो था ये काफी ज्यादा फेमस है, जो कि अपनी सुंदरता के लिए, ठीक है। इसके अलावा विथ हिज डेथ, जब उनकी डेथ हुई उसके साथ ही साथ विजयनगर जो किंगडम था, क्योंकि इनके जो सक्सेसर थे वो बहुत ज्यादा योग्य नहीं थे, ठीक है, तो इस वजह से इनका किंगडम जो था वो फिर इनकी मौत के साथ ही आगे समाप्त हो गया। कृष्णदेवराया जिनके टाइम पीरियड में विजयनगर जो था वो काफी फ्लरिश हो रहा था, उनकी डेथ के बाद ये काफी फेड सा हो गया। क्यों? क्योंकि उनके जो सक्सेसर थे यानी उत्तराधिकारी जो थे वो बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं थे, वीक थे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर समझ में आने लगा किसको, इनके जो राइवल थे, ठीक है, इधर हम लोगों ने बात की ना कि इधर की तरफ ज्यादा नीचे आ गया लेकिन ऊपर मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या था, विजयनगर था और यहाँ पर बाहमनी किंगडम था, ठीक है, तो इन दोनों में फाइट होती ही रहती थी। अब जो बाहमनी किंगडम था यहाँ पे जो रूलर्स थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो उनमें आपस में हमेशा ही उन स्टेट्स में झगड़े होते रहते, क्यों? क्योंकि हर कोई दूसरे को कब्जा करना चाहता है, तो आपस में तो झगड़े होते थे। बट जब उन्हें पता चलने लगा कि विजयनगर जो है अब वो पूरी तरह से बहुत कमजोर हो गया है, तो ये जो आपस में झगड़े करते थे ये सभी एक साथ आ गए और इन्होंने एक अलायंस जो था वो बना लिया। जैसे कि कौन कौन थे इसमें, अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा, बेरार, ठीक है, ये 5 पावर थी, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार और बीदर, ठीक है, ये 5 साथ में आते हैं और इन्होंने उस फाइट में विजयनगर को हरा दिया। अब विजयनगर जो था यहाँ पर वो डिफीट हो गया, कहाँ पर, बैटल ऑफ तालीकोटा। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है कि बैटल ऑफ तालीकोटा जो था किसके किसके बीच में हुआ था और यहाँ पर किसको हार मिली थी, किसको जीत, ठीक है, तो यहाँ पर विजयनगर जो था वो हार गया। विजयनगर के हारने के साथ ही साथ रायचूर दोआब जो था अब वो विजयनगर के हाथ से छूट गया। किसके पास चला गया, अब वो चला गया बाहमनी किंगडम, यानी कि पूरी तरह से जो ये फाइट थी रायचूर दोआब को लेकर, अब ये फाइनली बाहमनी किंगडम के पास चला गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ विजयनगर की हार यहाँ पर हुई और कहा जाता है कि यहीं से जो हिंदू किंगडम था, ठीक है, उसके लिए खतरे की घंटी बज गई, ठीक है, डेथ नेल है, खतरे की घंटी, मौत की घंटी, ठीक है, मौत की घंटी बज गई। किस तरीके से कि अगर देखा जाए तो हिंदू किंगडम्स जो थे वो उस समय में बहुत ज्यादा थे नहीं, ठीक है, जो थे उतने बड़े नहीं थे, ये काफी बड़ा साम्राज्य था इनका, लेकिन यहाँ से हार के बाद हिंदू किंगडम जो है साउथ की तरफ खत्म सा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या था कि ये चीजें तो हुई, ठीक है, जब वो जाने लगे कौन, जिन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था, ठीक है, जिनको जीत मिली थी, जीतने के बाद जब वो जाने लगे तो इसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, उन्होंने विजयनगर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उसे बुरी तरह से लूटा, जला दिया और चले गए। इसके बावजूद विजयनगर जो था उसने सरवाइव किया इतना डिस्ट्रक्शन झेलने के बाद भी, और लगभग 17वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग तक इन्होंने अपने हाथ में शासन को लिए रहे, लेकिन उसके बाद ये खत्म हो गई किंगडम, ठीक है। तो 1565 यानी कि 16वीं सेंचुरी में ये फाइट हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग तक में क्या था, 16वीं सेंचुरी से 17वीं सेंचुरी तक ये चला कुछ सालों तक। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अचीवमेंट्स ऑफ द विजयनगर, ठीक है, विजयनगर की अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह की गवर्नमेंट थी। फर्स्ट जो थी वो क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेकेंड जो थी वो थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होता था, जो राजा होता था, किंग जो होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता था, ठीक है। दूसरा एब्सोल्यूट रूलर होता था, मतलब कि सारी पावर जो होती थी वो राजा के पास ही होती थी, निरंकुश होता था, कोई उसे चेक नहीं कर सकता था, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रूलर होता था कौन, राजा, किंग, ठीक है। इसके अलावा ही वॉज कंसिडर्ड बाय द पीपल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ऐसा ही होता था पहले तो, है ना, कि जो रूलर होता था उसे माना जाता था कि वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, उनका प्रतिनिधि है, इसलिए लोग जो है वो उसकी बात मानेंगे, ठीक।
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूजन बाय हिम असिस्टेड हिम इन गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो राजा होता था वो क्या करता था, मिनिस्टर्स की काउंसिल जो थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो चूज करता था, जो कि उसे असिस्ट करते थे, उसकी सहायता करते थे, किसमें, गवर्नेंस में। ठीक है, वहां पर कह सकते हैं शासन करने में वो लोग उसकी सहायता करते थे। चलिए बात करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में देखा था, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जैसा कि अगर हम अपने यहाँ देखें, देखिए सेंटर में कौन हो गया, मान लीजिए पीएम हो गया। ठीक है, पीएम क्या है, पीएम जो कि पूरी कंट्री को हैंडल करेगा, लेकिन एक पीएम से ही सारी चीजें अच्छे से हैंडल नहीं होगी, इसलिए उसको क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कि चीजें जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे तरीके से चल सके, वही चीज यहाँ पर था। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो तो सबको देखेगी, जैसे किंग जो है वो एक ही होगा, बाकी चीजों को देखने के लिए कई सारे प्रोविंसेस जो थी वो बनाई गई थी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये आपका जैसे कंट्री है, कंट्री में कई सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर कई सारी प्रोविंसेस बनी थी, जिन्हें की कहा गया था मंडलम। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 6 प्रोविंसेस बनी थी। ठीक है, यहाँ पर इस किंगडम में 6 प्रोविंसेस बनी थी। ठीक है, उसे डिवाइड किया गया था, जिसे कि मंडलम भी कहा जाता था। ठीक है, अब हर प्रोविंसेस जो थी वो एक गवर्नर के अंडर में थी, हर जगह पर एक गवर्नर जो था वो प्लेस कर दिया गया था, और वो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, वही रिस्पॉन्सिबल होता था इन प्रोविंसेस के, मतलब जैसे जहां का जो है गवर्नर, ठीक है, वो उस प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। जैसे हमारे यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हर प्रोविंस के लिए अलग अलग गवर्नर जो था वो अपॉइंट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा हर प्रोविंस में क्या था कि कई डिस्ट्रिक्ट होते थे, कई डिस्ट्रिक्ट, जिसे कि कहा जाता था नाडू। क्या कहा जाता था, नाडू। ठीक है, कहा जाता था नाडू। ठीक, जैसे ये एक स्टेट हो गया, अभी हम देखते हैं ना एक स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वही चीज यहाँ पर है, एक प्रोविंस में कई सारी डिस्ट्रिक्ट थी जिन्हें कि नाडू कहा जाता था। हर डिस्ट्रिक्ट में कई सारे विलेजेस होते थे, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, अब इसमें विलेज तो जाहिर सी बात है कई सारे होंगे, ठीक है, अलग अलग नाम के। तो ऐसा ही यहाँ भी था कि हर डिस्ट्रिक्ट में यानी हर नाडू में कई विलेजेस यानी कि ग्रामास होते थे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। चलिए बात करते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, तो एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो विलेज जो थे वो उस लैडर में सबसे निचले पायदान पर आते थे, सबसे बॉटम पे। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें, ठीक है, प्रेफरेंस कहाँ दी जाती है, जो हमारी मेट्रो सिटीज हैं, है ना, उनको दी जाती है। उसके बाद बाकी जो सिटीज हैं उनका नंबर आता है, विलेजेस जो हैं उनका नंबर बाद में आता है। तो उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसे हम अभी देख रहे थे कि क्या था, प्रोविंसेस थी, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट थे, फिर उसके बाद विलेजेस थे। ठीक है, तो विलेजेस जो थे वो सबसे निचले, सबसे बॉटम पे आते थे। ठीक है, विलेजेस जो थे वहां पर ओल्ड फ्यूडल सिस्टम जो था वो भी रिवाइव कर दिया गया था, वो भी लागू कर दिया गया था। ओल्ड फ्यूडल सिस्टम कि जिसे फ्यूडल्स होते थे, फ्यूडल्स क्या थे, सामंत। ठीक है, कि अलग अलग जगह पे लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता था, वो क्या करते थे, उनसे रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट करते थे। इसके अलावा राजा को वो सेना भी दिया करते थे, इस तरीके से। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम जो था वो वहां पर शुरू कर दिया गया था दोबारा से। द पोजिशन ऑफ दिस ऑफिसर्स वॉज हेरिडिटेरी। चाहे देखिए गवर्नर जो मतलब किंग के दरबार में जो लोग हों, किंग कोर्ट के कोर्ट में जो लोग हैं वो हों, और या फिर यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम में जो लोग थे, ठीक है, चाहे इनकी बात करें तो जो ऑफिसर्स होते थे उनका जो पद था वो हेरिडिटेरी था। ठीक है, यानी कि वंशानुगत था, कि उनकी फैमिली से ही आगे का पर्सन जो है, जैसे सामंत है जो कि फ्यूडल जो है, तो आगे उसका जो परिवार होगा वही फ्यूडल में आएगा। विजयनगर किंगडम की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो 15 और 16 सेंचुरी में हम लोग देखते हैं तो यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बहुत ही ग्रेट थी। ठीक है, वेल्दियस्ट किंगडम में ये आता था। ठीक, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर लैंड के लिए, कह सकते हैं ट्रेड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफी सारे काम किए गए थे, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, डैम वगैरह बनवाए गए थे। सबसे ज्यादा जो इनके पास टैक्स आता था वो ट्रेड और लैंड से आता था। ठीक है, ट्रेड और लैंड से, किस तरीके से, जो ट्रेड हो रहा है उस पर टैक्स लगाना। फॉरेन ट्रेड को इन्होंने काफी बढ़ावा दिया था, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा लैंड की बात हम करें तो जो भी प्रोड्यूस होता था, ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता था, जो लैंड होती थी, ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती सब पे टैक्स जो था वो लगा दिया जाए। जैसे दोआब वाला एरिया था,
जो हम लोग तुगलक डायनेस्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहां पर दोआब वाला एरिया था, तो क्या किया गया था कि सब पे टैक्स जो था वो काफी बढ़ा दिया गया। ये भी नहीं देखा गया कि इस समय फसल अच्छी नहीं हुई है, मौसम अच्छा नहीं था, जो भी चीजें थी, जो भी रीजन थे, तो ये नहीं देखा गया, टैक्स बस सीधे बढ़ा दिए गए। तो ऐसा इस समय नहीं था। जो लैंड होती थी बाकायदा उसका मूल्यांकन किया जाता था, उसे एसेस किया जाता था, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके की लैंड होती थी उस हिसाब से वहां पर टैक्स लगाया जाता था। वो जो प्रोड्यूस होता था उसका लगभग 1/3 से लेकर 1/6 तक का जो पोर्शन था वो टैक्स के रूप में जाता था। लैंड के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती थी लैंड को असेस करने के बाद। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा खेती की जा सके, इसके अलावा इसके लिए फॉरेस्ट जो थे उन्हें भी क्लियर किया गया था जिससे कि खेती की जा सके। इरिगेशन सिस्टम जो था वो काफी ज्यादा डेवलप किया गया था, जैसे कैनाल, डैम, ये सारी चीजें, टैंक, ये सारी चीजें बनाई गई थी जिससे कि जब बारिश नहीं भी हो रही है तो भी सिंचाई अच्छी की जा सके, या कम हो रही है तो की जा सके, ठीक है। द फ्लरिशिंग ट्रेड इन इज द एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड जो था वो क्या हो रहा था, काफी ज्यादा फ्लरिश हो रहा था, और जिसने कि एम्पायर को काफी इनरिच किया, काफी समृद्ध किया, ठीक है। इंपोर्टेड गुड्स कि यहाँ पर बाहर से चीजें आती थी। देखिए इस समय में फॉरेन ट्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। तो जो बाहर से चीजें आती थी जैसे कि अरेबियन हॉर्सेज हो गए, चाइनीज सिल्क हो गया, श्रीलंकन एलिफेंट हो गया, इससे इनकी मार्केट जो थी वो पूरी तरह से भरी पड़ी थी। और जो यहाँ से चीजें बाहर जाती थी यानी कि एक्सपोर्टेड आइटम्स थे वो क्या थे, यहाँ का कॉटन था, यहाँ के स्पाइसेस थे, सैंडलवुड था, ठीक है, शुगर, राइस, ये सारी चीजें थी जो यहाँ से बाहर भेजी जाती थी। देखिए जो हम लोगों का स्टार्टिंग का जो ट्रेड हुआ, जब कह सकते हैं फॉरेनर यहाँ पर आए, ठीक है, तो पहले वो ट्रेड के ही जरिए आए थे, इन्हीं चीजों का उन्होंने ट्रेड किया, फिर उसके बाद यहाँ पर आके उन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन ये चीजों का ट्रेड होता था। कौन सी चीजें एक्सपोर्ट होती थी, कौन सी इंपोर्ट होती थी, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। विजयनगर किंगडम की सोसाइटी की अब बात करते हैं। तो इस समय के जो रूलर थे उन्होंने एंशिएंट वैदिक जो कस्टम्स थे उन्हीं को वो वापस लाए थे। तो वैसे ये हिंदू कह सकते हैं हिंदू किंगडम था पहले से ही, ठीक है, हिंदू किंगडम था। कुछ पुरानी चीजें जो थी वो एंशिएंट वैदिक से इन्होंने ले लिया, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। चाहे सोशल देखें चाहे कल्चरल देखें, कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता। लोगों की सोच जो थी या फिर लोग जो थे वो कंजर्वेटिव टाइप के थे। कंजर्वेटिव मतलब ये सोसाइटी जो थी कंजर्वेटिव थी, मतलब अगर मान लीजिए रिलीजन के अकॉर्डिंग ले ले कि जो चीज है इस तरीके से होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके की सोच वाले वो लोग थे, ठीक है। कास्ट सिस्टम के लिए रिजिड थे, ठीक है, कास्ट सिस्टम वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वही चीजें थी, ठीक है। ब्राह्मण जो थे वो हाईली रिस्पेक्टेड थे। इसके अलावा विमेन का प्लेस देखा जाए, ठीक है, कि उनको उनकी कंडीशन किस तरीके की थी, तो विमेन जो थी उन्हें रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता था, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीडम उनको नहीं मिली हुई थी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रैक्टिसेस जो थी वो आम बात थी, ठीक है। तो सती प्रैक्टिसेस क्या है, चाइल्ड मैरिज क्या है, ये तो आप जानते हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन थी। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ अपर क्लास के लोग जो थे उनके घरों की जो विमेन थी वो इतना होने के बावजूद, मतलब कि ये उन्हें बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं होती थी, लेकिन कुछ अपर क्लास की विमेन जो थी वो इसके बाद भी लिटरेरी एंड पॉलिटिकल लाइफ जो थी, सोशल कह सकते हैं पॉलिटिकल, सोशल, लिटरेरी एंड पॉलिटिकल लाइफ जो थी यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करती थी। बात करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहिष्णुता। तो जो विजयनगर के किंग्स थे ये किस तरीके के थे, स्टॉन्च हिंदू, पहली चीज तो, ठीक है, कि ये लोग कट्टर हिंदू थे, लेकिन फिर भी ये काफी लिबरल भी थे और टॉलरेंट थे। इसका पता इससे भी चलता है, चाहे इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए, चाहे इनकी आर्मी देखा जाए, वहां पर मुस्लिम एम्प्लॉयर जो है वो आसानी से देखे जा सकते थे। इसका मतलब कि ये लोग बहुत ज्यादा, मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो था वो यहाँ पर नहीं था, ठीक है। सोसाइटी में देखा जाए तो हिंदू भी होते थे, मुस्लिम्स भी थे, ज्यूज भी थे, और उसके अलावा क्रिश्चियन भी थे, लेकिन उनमें कोई भी भेदभाव नहीं था, या मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन जो था वो नहीं था। अब बात करते हैं हम लोग कैपिटल सिटी। तो जो ये विजयनगर, ठीक है, इसकी शानदार कैपिटल जो थी वो अराउंड हम्पी डेवलप हुई, ठीक है। तो हम्पी जो थी ये क्या थी, इसकी कैपिटल थी, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज हम्पी के बारे में बात करें तो एक चीज और कि यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया या डिक्लेयर किया गया है, कब, 1986, ठीक है, 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा
दिया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो कॉन्सेंट्रिक वॉल, 7 कॉन्सेंट्रिक वॉल से ये सिटी जो थी वो घिरी हुई थी, जो कि लगभग कह सकते हैं 96 किलोमीटर की वॉल थी। इसके अलावा स्ट्रीट्स जो थी वो काफी अच्छी बनाई गई थी, पक्की सड़कें थी, ठीक है। सिटी जो थी वो ब्यूटिफाइड की गई थी टेम्पल्स के द्वारा, गार्डन्स के द्वारा, लेक्स, पैलेसेस, इन सब के द्वारा, ठीक है। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीजें बनी थी जिससे कि सिटी जो थी वो खूबसूरत थी। आज के टाइम में भी हम देखें तो जो वहाँ के टेम्पल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनकी डिजाइन हम और कहीं भी चले जाएं वहां से बिल्कुल अलग होती है। जिस तरीके की कार्विंग हुई होती है, इसको देख के कह सकते हैं बिल्कुल आश्चर्य होता है कि किस तरीके से चीजें की गई होंगी उतने पहले के टाइम में, है ना। उसके अलावा देखा जाए तो ये जैनिज्म हुए या हिंदू हैं, इनके तीर्थ स्थल के रूप में भी है, ठीक है। फ्रेश स्वीट सेंटेड रोजेस वो भी यहाँ पर मिलते थे। इसके अलावा एवरीवन वोर ज्वेलरी, सभी लोग जो थे वो ज्वेलरी पहनते थे। आज भी देखें तो वहां पर ज्वेलरी का कल्चर अच्छा खासा है, ठीक है। अगर अभी कर्नाटक की तरफ, साउथ की तरफ चले जाएं तो वहां पर ज्वेलरी का कल्चर आज भी है, ठीक है। इसके अलावा डायमंड, रूबीज, पर्ल्स, एमरल्ड्स वर सोल्ड ओपनली, ठीक है। जो यहाँ पर ट्रेवलर आए, ऐसा नहीं कि बस किसी भी हिस्टोरियन जो यहीं का रहा हो, इनके दरबार का रहा हो, उसने लिख दिया हो। जो बाहर से भी ट्रेवलर आए हैं उन्होंने बाकायदा लिखा है कि यहाँ पर ये सारी चीजें, डायमंड, रूबीज, ये पर्ल्स, ये सारी चीजें बिल्कुल खुले में मिलती हैं। जैसे भी हमारे यहाँ देखें तो ज्वेलर्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी शॉप बाकायदा जो रहती है वो बंद रहती है। खुले में ये सारी चीजें इंसान नहीं बेच सकता है। अगर आप जाओ तो देखो कहीं पे कपड़े हैं, मिल जाते हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मिलती हैं खुले में, ज्वेलरीज नहीं मिलती। बट उस समय सोचिए ये सारी चीजें एक तो सेफ थी, दूसरे इतने ज्यादा थे कि आसानी से इनको खुले में बेचा जा सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से कहा गया है कि इतना ज्यादा यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी थी। लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो विजयनगर के लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही खूबसूरत है। ये बहुत ज्यादा फेमस है, किस लिए? अपने टेम्पल्स के लिए, अपनी फाइन सिटीज के लिए, पैलेसेस के लिए, फोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा विजयनगर रूइंस एट हम्पी, तो हम्पी जो है या फिर कह सकते हैं ये अपनी भव्यता के लिए ये काफी जाना जाता है, ठीक है। विठला स्वामी टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, हजारारामा टेम्पल आर कंसीडर्ड टू बी द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। इन सभी का आर्किटेक्चर अगर देखा जाए और ये सारी चीजें क्या है, कितने पहले बनी है, किस तरीके से बनी है, ठीक है। सोचना भी बहुत मुश्किल है तो बनाना तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। तो ये सारे फाइनेस्ट एग्जाम्पल हैं किसके? इनके आर्किटेक्चर के। चलिए बात करते हैं आर्किटेक्चर के अलावा यहाँ पर देखा जाए तो पेंटिंग, म्यूजिक, स्कल्पचर एंड डांस, इन सब की भी काफी प्रोग्रेस थी, इन चीजों को भी काफी बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा पैट्रनाइज किया गया था यहाँ पर जो संस्कृत और रीजनल लिटरेचर थे उन्हें भी, ठीक है, यानी कि उन्हें भी इंपॉर्टेंस दी गई थी। इसी टाइम में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ये सारी जो लैंग्वेज थी इनको भी बढ़ावा मिला, इनको भी बूस्ट मिला। इसके अलावा बाहर से जैसे ट्रैवलर आते हैं, ठीक है, एक तो होता है कि जो यहाँ के लोग यहाँ के बारे में लिखें वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं वो उन चीजों को देखते हैं, लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो उनके बारे में जानकारी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। उसी तरह यहाँ पर भी जैसे आए थे डोमिंगो पेस जो कि एक पुर्तगीज थे, ठीक है, एज अ ट्रैवलर आए थे। उसके अलावा पर्शिया से अब्दुल रजाक आए थे, ठीक है। तो इन लोगों ने यहाँ की जो भव्यता देखी, यहाँ का जो वैभव, ठीक है, ग्रैंड्योर एंड स्प्लेंडर जो यहाँ का उन्होंने देखा, तो उससे वो काफी ज्यादा अमेज्ड हुए, ठीक है, कि यहाँ पर कितना ज्यादा भव्यता थी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कितनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, कितनी ज्यादा वेल्थ थी। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि लोग जो थे तो ज्वेलरी सभी लोग पहनते थे, ठीक है। इसके अलावा जो पर्ल्स हो गए, डायमंड्स हो गए, ये सारी चीजें खुले में बिकती थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें बताती हैं कि कितनी ज्यादा वहां पर प्रॉस्पेरिटी थी उस किंगडम में, ठीक है। और उसके अलावा ये जो इन ट्रेवलर्स थे ये एक अच्छा सोर्स है उस किंगडम के बारे में जानने का। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, द बाहमनी किंगडम। बाहमनी किंगडम की अगर हम बात करें तो ये इसका फाउंडर पहले हम लोग जानेंगे और किस समय से इस्टेब्लिश किया गया। तो इसके फाउंडर थे अलाउद्दीन हसन, जिन्होंने 1347 CE में इसे इस्टेब्लिश किया था। कौन थे अलाउद्दीन हसन? अलाउद्दीन हसन जो था, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स थे, उन्हीं में से एक था अलाउद्दीन हसन, ठीक है। तो अलाउद्दीन हसन जो था उसे टाइटल दिया गया था बहमन शाह। अलाउद्दीन तो नाम था, ठीक है। कहा जाता है कि जो ये बाहमनी वाला पोर्शन था यहाँ पर बाहमन्स ज्यादा रहते थे, इसी उससे इसको बहमन एंड शाह
वो वहां पर रूलर बन के रहा, इसलिए अलाउद्दीन बहमन शाह ये उसको टाइटल दिया गया था। ठीक है, तो बहमनी किंगडम में देखा जाए तो बहमनी किंगडम के बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो जो डेक्कन की इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम्स थी उसमें वो सबसे पावरफुल किंगडम थी। ठीक है, बहुत ही पावरफुल किंगडम थी डेक्कन की बहमनी किंगडम। ठीक है, अच्छा अब क्या था, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी सत्ता जो थी उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। उसी तरीके से बहमनी किंगडम जो था ये भी सामने आया था। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बाउंड्रीज की बात करें कहाँ से कहाँ तक था, ये आपका अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, तो अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक का एरिया इसका था। नॉर्थ एंड साउथ की अगर हम बात करते हैं तो साउथ में ये कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री थी साउथ की तरफ। बाकी यहाँ पर रायचूर द्वार था और नीचे जो है आपका ये विजयनगर था। तो इधर साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ पूरा डेक्कन जो था वो पूरा इनके कब्जे में था। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये किंगडम जो थी बहुत ही पावरफुल थी और लगभग 2 सेंचुरीज तक चली, यानी कि 200 सालों तक चली। लेकिन यहाँ पर देखा जाए रूलर्स कितने रहे तो 15 रूलर्स लगभग उन्होंने यहाँ पर राज किया। समय समय पर इनकी जो किंगडम्स थी उनमें आपस में ही झगड़े होते रहते थे। बाकी जो इनकी नेबरिंग स्टेट्स थे उनके साथ तो इनके झगड़े बराबर चलते ही रहते थे। अब बात करते हैं बहमनी किंगडम की। अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर देखते हैं तो उनकी हिस्ट्री रिवॉल्व होती रहती है युद्धों के ही साथ। ठीक है, जो उनके नेबरिंग किंगडम्स थे उनके साथ हमेशा ही उनके युद्ध जो थे वो चलते रहते थे, जैसे वारंगल, गुजरात, मालवा, विजयनगर। ठीक है, विजयनगर वाला तो हम लोगों ने भी डिटेल में देखा भी, तो उनके साथ इनके युद्ध हमेशा ही चलते थे। रायचूर दोआब जो था वो झगड़े का एक बड़ा कारण भी था, क्योंकि वो रिच सोर्स था किसका, रेवेन्यू का। ठीक है, एग्रीकल्चर अच्छा होता था, एग्रीकल्चर से रेवेन्यू वैसे ही बहुत आता है। ठीक है, तो वो एक रिच सोर्स था, पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके लिए झगड़े भी आपस में होते रहते थे और यहाँ पर जो विजयनगर और बहमनी किंगडम था इन दोनों में ही इस रायचूर दोआब जो था इसके लिए झगड़ा होता था, क्योंकि बहुत ही फर्टाइल था। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक टाइम हमने देखा कि जब कृष्णदेवराय थे तो उस समय विजयनगर जो था उन्होंने जीत लिया था रायचूर दोआब को। फिर उसके बाद जब बैटल ऑफ तालीकोटा होता है कब, 1565, बिल्कुल याद रखिएगा, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565। किसके बीच में, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम के बीच में। जीता कौन था, बहमनी किंगडम जो था वो जीता था, विजयनगर हार गया था। ठीक है, तो हमेशा ही इश्यू रहता था इसको लेकर, रायचूर दोआब को लेकर, और जो कि उसका एंड हुआ, इस इश्यू का एंड हुआ तालीकोटा युद्ध के साथ। ठीक है, क्योंकि उन्हें जीत मिल गई थी। अब बात करते हैं महमूद गबन। महमूद गबन कौन था, तो महमूद गबन की अगर हम बात करें, ये था मोहम्मद बिन तुगलक के जो ऑफिशियल्स थे उन्हीं में से एक था। जैसे जगह जगह पे अपने ऑफिशियल्स भेजे जाते थे उसी तरह महमूद गबन को भी भेजा गया था। महमूद गबन जो था बहुत ही योग्य था, जिसने कि इसके टाइम में कह सकते हैं बहमनी किंगडम जो था वो बिल्कुल अपनी पावर, जो उसकी पावर थी उसकी हाइट पर था, बिल्कुल ऊंचाइयों पर था। ठीक है, हाईएस्ट पावर उस समय पे थी उसकी। ठीक है, रेन ऑफ द महमूद गबन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये अगर बात किया जाए तो शाह आलम थर्ड जो थे उनका ये वजीर था एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें ये हैंडल किया करता था। इसके टाइम में एम्पायर जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ और इसी दौरान विजयनगर के पास जो गोवा पोर्ट था, ठीक है, गोवा पोर्ट इसने विजयनगर से जीत लिया था। ठीक है, जिस गोवा पोर्ट का फ़ायदा क्या था, फ़ायदा ये था कि वहाँ से फॉरेन ट्रेड होता था और वहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो था वो मिलता था विजयनगर को, और उस गोवा पोर्ट को इसने अपने कब्जे में ले लिया, यानी बहमनी किंगडम के कब्जे में ले लिया। महमूद गबन बड़ा ही कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर था और इसीलिए उसने एग्रीकल्चर को भी काफ़ी बढ़ावा दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमेशा से रहा है, तो उसको बढ़ाया, जिसकी वजह से जो बहमनी किंगडम था वहाँ पर हमेशा ही प्रॉस्पेरिटी जो थी वो बनी हुई थी। इसके अलावा जो महमूद गबन था ये बड़ा ही अच्छा कह सकते हैं कि लर्नर था, चीज़ें जो थी वो सीखना चाहता था, साथ ही साथ जो स्कॉलर्स होते थे उनका पैटर्न था, उनको संरक्षण दिया करता था। इसीलिए इसने मदरसा भी बनवाया था। कहाँ पर, कैपिटल सिटी ऑफ बीदर। कैपिटल सिटी ऑफ बीदर में इसने मदरसा बनवाया था, जहां पर अपनी खुद की 3000 बुक्स का कलेक्शन था वो इसने दान में दे दिया था, जिससे कि लोग जो है उससे पढ़ सकें और कुछ सीख सकें। ठीक है, इसलिए इसके अलावा इसने स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी चलाए थे, जो पुअर थे, जो डिजर्विंग पीपल थे उनके लिए स्कॉलरशिप थी। महमूद गबन जो था वो स्पार्टन लाइफ बिताता था। स्पार्टन लाइफ मतलब
नोबेल तो था, ये इसके पास सब कुछ था, यानी नोबेल है यानी अमीर था, तो इसके पास था जरूर सब कुछ, लेकिन ये सोता था मैट पर, जमीन पर मैट डालकर वहां पर सोता था, और इसके अलावा मिट्टी के बर्तन में खाना खाया करता था। जो पुअर होते थे, जो मतलब इसकी अपनी वेल्थ होती थी, उसका यूज वो जो पुअर होते थे, जो नीडी होते थे, उनके लिए किया करता था। ठीक है, लेकिन डेक्कन की तरफ देखा जाए, जो बहमनी किंगडम थी, यहाँ पर हमेशा से ही एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि लोकल नोबेल एंड परदेसी या फॉरेन नोबेल। ठीक है, ये क्या था, अगर हम बात करें तो जो लोग हमेशा से वहां रहते थे, जो नोबेल मतलब जो रईस थे, अमीर थे, ठीक है, तो जो हमेशा से रह रहे थे उन्हें डेक्कनी या फिर लोकल नोबेल माना जाता था। ठीक है, जो बाहर से आए थे, जैसे कि हम अगर महमूद गवन की बात करें तो इसे लोग जो थे वो फॉरेन या परदेसी नोबेल मानते थे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ से ये यहाँ पर आया था, बाहर से यानी कि आया था, वो यहाँ का नहीं था प्रॉपर, इसलिए लोग ऐसा मानते थे और इस वजह से इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे और उन्होंने इसकी, कह सकते हैं, इसे मारने के लिए साजिश यहाँ पर रची और उसके बाद इसको मार दिया गया। ठीक है, अब जो महमूद गवन जो था, उसकी डेथ जो थी वही कही जाती है साइन ऑफ बहमनी किंगडम के एंड की। ठीक है, बहमनी किंगडम जो था उसके एंड का साइन माना जाता है उसकी डेथ को। महमूद गवन जिसे कि एक साजिश के तहत मार दिया जाता है और इसके बाद सत्ता जो है, पावर जो है, वो किसके पास आ जाती है? वो आ जाती है जो लोकल नोबेल्स थे। ठीक है, अब उनके पास आ गई, क्योंकि इसीलिए फाइट थी कि बाहर से जो आया है उसे हमें खत्म करना है, उसे हटाना है, तो मार दिया गया। अब जब लोकल लोगों के पास आ गई, जो लोकल नोबेल थे उनके पास सत्ता आ गई, तो उनमें आपस में खुद फाइट होने लगी और यहाँ से 5 किंगडम जो थे वो बने बहमनी किंगडम के। ठीक है, क्या थे? बेरार, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर। ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो 1527 में बहमनी किंगडम जो था वो 5 पार्ट में स्प्लिट हो गया और ये आपस में हमेशा ही इनमें फाइट हुआ करती थी। ये एक साथ कब आते हैं? ये एक साथ आते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसी टाइम ये लोग साथ आते हैं, वरना हमेशा ही आपस में झगड़ा करते रहते थे। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 याद होगा आपको ना, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 1565 में ये हुआ था। तो इस समय ये लोग साथ में आते हैं और इस बैटल में विजयनगर जो है उसकी हार होती है। ठीक है, और इनके हाथ में जीत लगती है। चलिए अब हम देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ द बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम की अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो जो राजा होता था उसके पास सारी पावर होती थी कि ठीक है, द किंग वॉज ऑल पावरफुल बट डेस्पोटिक, लेकिन वो निरंकुश था, यानी कि उस पर किसी और का कंट्रोल नहीं था। इसके अलावा जो स्टेट्स होते थे, ठीक है, जो स्टेट्स होते थे उनको प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता था सही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया जाता था? स्टेट्स को डिवाइड किया जाता था प्रोविंसेस में। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए कोई जैसे अपना ही हम देख ले कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूलर तो होता है, उसके अलावा क्या है, कई सारे स्टेट्स होते हैं, है ना। अब जो भी ये स्टेट्स होते हैं, कई सारे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को क्या किया जाता है? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है। क्यों डिवाइड किया जाता है? इसीलिए कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर हो सके, सही तरीके से चीजें जो है वो चलाई जा सके। इतना ज्यादा संभालने से अच्छा अलग अलग तरफ लोग जो है वो करें, और एक सेंटर में तो रहेगा ही। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्रोविंसेस में उसे बांट दिया गया था। ठीक है, जिस पर रूल कौन करता था? रूल करता था गवर्नर। गवर्नर का क्या काम होता था? ये रूल करता था, चीजों को देखता था। इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम जो होता था वो भी गवर्नर का होता था। ठीक है, रेवेन्यू ये लोग कलेक्ट करते थे, उसका एक पार्ट जो था वो राजा के पास पहुंचता था, क्योंकि भाई राजा ने उनको गवर्नर बनाया है तो फिर उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए उनसे फायदे। ठीक है, तो एक तो उन्हें रेवेन्यू का एक पार्ट जो था वो पहुंचता था। दूसरा, जिस समय राजा को जरूरत होती थी उस समय इन गवर्नर्स की तरफ से एक सेना जो है निश्चित, उनका नंबर्स जो था वो निश्चित किया गया था, उनके अकॉर्डिंग क्या था, एक सेना जो थी वो अवेलेबल कराई जाती थी किंग को। ठीक है, तो ये फायदे यहाँ पर थे। लेकिन जैसे हम लोग फ्यूडल सिस्टम वगैरह देखते हैं उसी तरीके से ये भी था कि रेवेन्यू कलेक्ट करता था, उनको आर्मी देता था, लेकिन क्या चीज़ था कि जो फार्मर्स थे उनकी कंडीशन बहुत खराब थी, क्योंकि रेवेन्यू उन्हीं से वसूला जाता था, उनकी कंडीशन को बिना देखे और ज़बरदस्ती लिया जाता था, तो इस वजह से ये चीज़ें थी। ठीक है, दे ऑल्सो
मल्टीप्लाइड ए सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स, तो ये तो हो गया। द किंगडम वॉज वेरी प्रॉस्पेरस, किंगडम जो था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, लेकिन यहाँ पर जो ये नोबल्स थे, ठीक है, रिच नोबल्स थे और फार्मर्स थे, इनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, इनके बीच में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा असमानता थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक पोर्शन हम देख रहे हैं जो नोबल्स हैं या फिर जो गवर्नर हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत बुरी होती थी, उन्हें रेवेन्यू वगैरह भी उसके बावजूद पे करना पड़ता था, ठीक है। तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा असमानता देखने को मिलती थी। पैट्रोनाइज इस्लाम, इन्होंने इस्लाम को पैट्रोनाइज किया था, इस्लाम को संरक्षण दिया था, जिसके लिए इन्होंने कई सारे मॉस्क हुए, मदरसे हुए, लाइब्रेरीज हुई, ये सारी चीज़ें बनवाई थी। जैसे मॉस्क की बात अगर हम करते हैं तो बड़े खूबसूरत मॉस्क इन्होंने बहुत सारे बनवाए थे। अगर उनमें एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो सिटी ऑफ गुलबर्गा एंड बीदर में इनके द्वारा बनवाया हुआ, कैपिटल सिटी ऑफ बीदर एंड गुलबर्गा में बनवाया हुआ मॉस्क जो है वो काफ़ी माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने मदरसे बनवाए, लाइब्रेरीज बनवाई, किस लिए? जो इस्लामिक एजुकेशन है उसे प्रमोट करने के लिए। मदरसे क्या होता है? मदरसे में इस्लामिक एजुकेशन जो है वो दी जाती है ना, तो उसी को प्रमोट करने के लिए मदरसे वगैरह बनवाए गए जगह जगह पर। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो लैंग्वेज थी उसे भी इनकरेज किया, जिसके लिए कोर्ट लैंग्वेज इन्होंने अरेबियन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अरेबिक और पर्शियन रखी, ठीक। इसके अलावा ग्रेट बिल्डर्स भी थे, देखा जाए तो इनके पैलेसेस, इनके फोर्ट्स, जो कि अगर आज के टाइम में भी मॉन्यूमेंट के रूप में है तो लोग उन्हें देखने जाते कि बड़े ही खूबसूरत है ना। तो पैलेसेस, फोर्ट्स, चांद मीनार, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर हैं। इनकी जो कह सकते हैं आर्किटेक्चर अचीवमेंट्स थी, ठीक है, वो यहीं पर नहीं ख़त्म हो जाती। इनके जो सक्सेसर थे वो भी ग्रेट बिल्डर्स थे, जैसे कि गोल गुंबज हो गया, टॉम्ब ऑफ आदिल शाह, ये दोनों ही कहाँ हैं? बीदरपुर में है। तो ये बड़े ही खूबसूरत माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे गुंबज हो गए या फिर कह सकते हैं मदरसे वगैरह, मस्जिदें बनवाई हैं। इंटरसेक्ट आर्चेज में इंटरसेक्टिंग जो तरीका होता है आर्किटेक्ट, उसका उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनका एक बहुत बड़ा फियर था विजयनगर, है ना। तो जब विजयनगर को इन्होंने हरा दिया था, बैटल ऑफ तालिकोटा 1565, बिल्कुल याद रखना है एक एक चीज। तो जब इन्होंने वहां पर हरा दिया विजयनगर को, वहां से विजयनगर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन के साथ ही विजयनगर से जो इनका फियर था वो खत्म हो जाता है। साथ ही साथ अपनी पावर जो है वो बढ़ाने की चाहत जो थी वो इनकी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये आपस में ही हमेशा झगड़ते रहते हैं और उसकी वजह से ये किंगडम काफी कमजोर हो जाती है। और क्या बनती है वो टारगेट बनती है जब नॉर्थ की तरफ से, ठीक है, कौन आते हैं? मुगल, ठीक है। जब मुगल्स आते हैं तो उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे ना आपस में लड़कर। तो उसकी वजह से जब मुगल एम्पायर आता है तो मुगल एम्पायर जो है वो बड़ी आसानी से इन्हें टारगेट कर लेता है। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।